Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great and you all are at home safe and secure. All those who have not yet installed the app of Unacademy, please do it fast and don't forget to use your own code that is BREJA10. Welcome to the class. Myself Abhilasha Bareja, your business studies educator at Unacademy. Welcome each and everyone to the class. First of all, let me introduce myself. I completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA, Finance as a major and Marketing as a minor from IIM College. I have also done B.Ed from MD. I'm having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take different subjects like business organizational management, human resource management, and business communication for graduation and post-graduation students. Also, I take a subject of business and commercial knowledge for CA profession students. This was all about me. Now let's talk about the platform actually where we got the chance to meet each other. That is none other than Unacademy. Unacademy एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक छत के नीचे सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आप ले सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ऐप के बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, शायद आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे आपके अपने फेवरेट चैनल कॉमर्स 365 का भी ग्रुप है, जिसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स के बारे में सब कुछ पता लगता है। वेट नहीं करना है, अभी जाना है और फटाफट से आप डाउनलोड कर और अपना कॉमर्स 365 चैनल ज्वाइन करें। अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करने के लिए इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर तो आप गूगल पे या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इफ यू आर एन एप्पल यूजर तो आप ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे दो तरीके की सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस आएंगे, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली होती है प्लस और दूसरी होती है आइकन। मैं आपको दोनों के फीचर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसके बाद आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आई ऑल्सो हेल्प यू कि आपको एक्चुअली में कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम पहले बात करते हैं अपने प्लस यानी कि सबसे पहले आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने मोबाइल फोन के साथ आप इजी एजुकेशन ले सकते। साथ ही आपका जो भी कोर्स होएगा, 11th है, 12th है या जो भी है, उस सब्जेक्ट के बारे में, कोर्स के बारे में आप सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज ले सकते। अगर हम बात करें आपकी 11th की, तो आपके 11th में जितने भी कॉमर्स है या मेड है या नॉन मेड है या ह्यूमैनिटीज है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सबकी आप नॉलेज एक ही छत के नीचे ले सकते। यू आर इन द हैंड्स ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट ही नहीं आता ये सोचने का या ये बोलने का कि द एजुकेशन व्हाट वी आर गेटिंग इट माइट बी रॉन्ग। नो, वी आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्टेस्ट एजुकेशन। साथ ही हमारे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, जो डाउट क्लियरिंग सेशंस हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो हमारा सारा डेटा, सारे डाउट्स पाइल्ड अप हो जाएंगे, जिसको हम लास्ट में अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन लेवल बहुत बढ़ता है। इट वुड बी वेरी बेटर एंड रिकमेंडेड कि अगर हम साथ के साथ ही सारे सॉल्व डाउट्स करते जाए। इसी के साथ ही हमारा पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट, पूरे टॉपिक्स सब कवर किए जाएंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसा चैप्टर, ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमारा मिस कर दिया जाए। Along with giving you the complete education here at Unacademy, we, the educator, will also help you to give you proper motivation and guidance. हम आपको proper motivate भी करेंगे और guidance भी provide की जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो हम आपको फोर्स कर सके कि आप अपने टारगेट से हटे, आप अपने टारगेट्स पर जुड़े रहें। टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए आप पूरी डेडिकेशन, पूरी मेहनत करते। Proper study materials will be provided to you in PDF formats. आपको PDF formats में मिलेंगे। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में होंगी, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इट वुड बी वेरी बेटर एंड रिकमेंडेड टू यू कि अगर आप उनको फोटोकॉपी करें, बिकॉज फोटोकॉपी करा के आपको क्या होएगा,
आपके पास एक डिटेल रह जाएगी। हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाएंगे आप वहां पे इजिली लिख सकते। प्रॉपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स विल बी कंडक्टेड फॉर यू, ताकि आपको पता चल सके आप कहाँ स्टैंड। आप टेस्ट पेपर किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, वीकली, डेली, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आप जिस भी फॉर्म में देना चाहते हैं आप उस फॉर्म में दे सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज विल बी कंडक्टेड फॉर यू। लाइव टेस्ट सीरीज का मतलब कि अगर हम डायरेक्टली जाके पेपर में बैठ जाएंगे, मतलब अपने फाइनल एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो हम पैनिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, हमें कोई आइडिया नहीं होगा। तो इट वुड बी वेरी बेटर कि अगर हमारे लिए लाइव टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाए, ताकि हमें पता रहे कि हमें कैसे कैसे पेपर को सॉल्व करना है, हमारा पैटर्न किस तरीके से आएगा, हमारा पेपर का स्ट्रक्चर कैसा। तो देखा बच्चों, इतने सारे फीचर्स हमारे एक ही सब्सक्रिप्शन में, एंड यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड टू नो द चार्जेस। अगर हम 12 मंथ्स की बात करें, यानी कि एक साल की सब्सक्रिप्शन की, तो हमें पे करने हैं सिर्फ 1250 रुपए प्रति माह। जी हाँ, 1250 रुपीज फॉर अ मंथ। और अगर हम 24 महीने यानी कि 2 साल की सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो हमें पे करने हैं सिर्फ 1042 रुपए प्रति माह, यानी कि 1042 रुपीज फॉर अ मंथ। इसी के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में अगर आप अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 अप्लाई करेंगे, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड। तो ये तो थे हमारे सारे प्लस के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी आइकॉनिक के बारे में, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं आइकॉनिक हमें बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा पर्सनल मेंटर। जी हाँ, हमें 1-on-1 मेंटर प्रोवाइड किया जाए। वो मेंटर जो एक्चुअली में हमारी हेल्प करेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाना, वो हमारी हेल्प करेंगे मेंटर हमें गाइडेंस देने में। और जब हम ग्रुप में थोड़ा हेजिटेट कर जाते हैं या शर्म कर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने सारी चीजें पूछने में, तो हम अपने 1-on-1 मेंटर के साथ बैठकर सारी चीज की डिस्कशन भी इजिली कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हमारे लिए कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि हम इजिली अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सके, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो। वीकली रिपोर्ट्स विल बी कंडक्टेड फॉर अस, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है और किस पॉइंट पे अभी भी हमें प्रोग्रेस की नीड है, ताकि हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को फोकस कर सके और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके उनको रेक्टिफाई कर सके। Along with in touch with you, your mentor will also be in touch with your parents, because they are the only one who actually made you join this big and very interesting platform. तो आपकी हेल्प करी जाएगी ताकि आपके मेंटर आपके पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहे और आपको भी पता चलता रहे कि किस किस तरीके से आपकी प्रोग्रेस हो रही। प्रॉपर स्टडी प्लानर्स विल बी मेड बाय योर मेंटर्स, ताकि आप उसी डायरेक्शन में रहकर पढ़ाई कर सके, बिकॉज वो आपका प्लान करेंगे विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो पहले आपके मैक्सिमम वेटेज वाले मार्क्स लेंगे, फिर धीरे धीरे वो आगे सारे कैटेगरीज करेंगे। तो प्रॉपर स्टडी प्लानर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ये तो हमारे सारे फीचर्स मिलेंगे ही से, लेकिन इसी के साथ हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि प्लस में कवर्ड है, वो सारे फीचर्स भी हमारे आइकॉनिक में कवर्ड। तो देखा बच्चों एक धमाका ऑफर कि आइकॉनिक में प्लस भी आ रहा है और आइकॉनिक अपना भी आ रहा है, और आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे जब आप इसके चार्जेस के बारे में सुनेंगे। सो द चार्जेस आर, अगर हम 12 महीने यानी कि एक साल की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो हमें पे करने हैं सिर्फ 2333 रुपीज फॉर अ मंथ। और अगर हम 2 साल यानी कि 24 महीने की बात करते हैं, तो हमें पे करने हैं सिर्फ 2000 रुपीज फॉर अ मंथ। इसी के साथ नीचे दिए गए रेफरल बॉक्स में अगर आप अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 अप्लाई करेंगे, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड। 6 सितंबर यानी कि 2 दिन बाद तक के लिए ऑफर है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, कोई भी मतलब प्लस या आइकॉनिक, और अगर आप CBSE क्लासेस 6 to 12 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पहले 500 में काउंट किए जाए। तो अगर पहले 500 में आना है, फ्लैट 10% का डिस्काउंट लेना है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से ऐप डाउनलोड करनी है, अभी जाना है सब्सक्रिप्शन परचेज के लिए,
अभी मतलब क्लास के बाद सब्सक्रिप्शन परचेज करनी है, ऑफर को क्लेम करना है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपका। जल्दी से जल्दी जाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को हम बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं। बिजनेस सर्विसेज, आज हमारी बिजनेस सर्विसेज चैप्टर की 3rd क्लास है जिसमें हम अपना इंश्योरेंस टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स और बैंकिंग सर्विसेज को थोड़ा सा ब्रश अप कर देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं और हम आगे इंश्योरेंस टॉपिक आज कवर। तो बैंक बिजनेस सर्विसेज वो होती है जो हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम अपनी एक्टिविटीज और अच्छे से कर सकें। इसमें 5 आती हैं। पहला होता है बैंकिंग जो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को क्लियर करता है। फिर होता है हमारा इंश्योरेंस जो हमारे आने वाले रिस्क की प्रॉब्लम को थोड़ा कवर करता है। कम्युनिकेशन जहां पे हम अपने कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जहां पे हमें रॉ मटेरियल या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। और लास्ट होता है हमारा वेयर हाउस, जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और उसकी सेल में भी टाइम होता है तो हमें फॉर द टाइमिंग अपने प्रोडक्ट को कहीं पे सेव करके रखना पड़ता है। तो यहाँ हमारी हेल्प होती है जब हम अपने प्रोडक्ट को सेफली कंज्यूम करके रख सकते हैं और वो प्रोडक्ट खराब भी नहीं टिल द टाइम जब तक हमारी डिमांड रेस नहीं। तो 5 में डिवाइड करते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जहां पे हम अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, अपना सेफ रख सकते हैं, उस पर चाहे तो इंटरेस्ट की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और तो और अगर हमें जब जरूरत होगी हम उसको इजीली विड्रॉ भी करा सकते हैं। विड्रॉ कराने के लिए हम चेक का यूज कर सकते हैं, ड्राफ्ट का यूज कर सकते हैं या अपने एटीएम कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, हमारे 5 तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट वो होता है जहां पे हम लोगों में प्रमोट करते हैं सेविंग की हैबिट। इस पे हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है लेकिन बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। हम यहाँ पे हर मंथ या कभी भी पैसे रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं और इन केस अगर हमें कभी निकालने हो तो हम चेक के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमें बेनिफिट्स देता है जहां पे हम लोगों में हैबिट प्रमोट कर सकते हैं सेविंग की, जहां पे हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है लेकिन थोड़ा बहुत ही वो ले सकते हैं, जहां पे हम चेक के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं और हाँ ये हमें हमारे बैंक होल्डर्स को बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट जो कि बिजनेसमैन के लिए होता है। बिजनेसमैन बेसिकली इस अकाउंट को ओपन कराते हैं जिनको बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करनी होती है, डिपॉजिट और विड्रॉल। यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, वो कितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल। यहाँ पे हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन होता रहे, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हमारी नहीं आती। वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारी बहुत हेल्प करती है एट द टाइम जब हमें एक्चुअली पैसे की नीड। हम अपने क्रेडिटर्स को डायरेक्ट चेक भी दे सकते हैं और अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू हमारा अकाउंट से क्लियर हो सकता। इसी के साथ ही यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता, रादर हमें खुद ही सर्विस चार्जेस अप्लाई करते। तो ये हमें क्या देता है, स्मूथली रन करने के लिए विड्रॉल और डिपॉजिट्स हम कर सकते हैं। क्रेडिटर्स को हम चेक के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं, क्रेडिट्स भी हमें मिल सकते हैं अकाउंट पे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, रिकॉर्ड बहुत सही चल रहा है तो इसी के साथ हमारे एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, हम कितना अच्छा होल्ड कर रहे हैं अपना बिजनेस, वो हमारे क्रेडिटर्स और लेंडर्स को भी उस बारे में पता चल सकता। नेक्स्ट होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जहां पे जब हम एक ह्यूज अमाउंट, सरप्लस अमाउंट एक जगह एक अकाउंट में डिपॉजिट और इसी के साथ हम यहाँ पर अपना एंजॉय करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इसमें एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर हमें दोबारा पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें नया अकाउंट बनाना है, हम सेम अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 डेज से लेकर और 10 ईयर्स तक। अगर हम उससे पहले मैच्योरिटी पीरियड हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है। अगर हम मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद
या मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाने के बाद पैसे निकालते हैं तो हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसको टर्म डिपॉजिट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स होते हैं जब हमें लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी को प्रमोट करना होता है, जहां हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसके अगेंस्ट लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। अगर कभी हमें अपने बिजनेस करने के लिए लोन की नीड है तो हम यहाँ से शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी होने के बाद जब हमारे पास पैसा आएगा और हम चाहें तो इससे कोई एसेट भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जहां पे हमारी हैबिट बनती है कि हमें रेगुलर, रेकरिंग का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पे हमें जमा कराना होता है। जब हम ये अमाउंट जमा करा देते हैं तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। ठीक है, एक पासबुक दी जाती है, उस पासबुक को हमें हर महीने फिलअप कराना पड़ता है ताकि हमारे पास और बैंक के पास रिकॉर्ड। इसी के साथ इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 6 मंथ टू 10 इयर्स। इन केस अगर हमें पैसा चाहिए तो हम इसके अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं। अगर हमें वो अमाउंट कम लग रहा है तो हम इसको बीच में नहीं तोड़वा सकते। इन दैट केस हमें अपना अकाउंट ही बंद कराना है। अकाउंट बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो हमारी सेविंग की हैबिट को प्रमोट करने के लिए होता है। दूसरा, हम लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तीसरा, अगर हमें कोई प्रॉफिटेबल एरियाज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जहां पे मल्टीपल काम कर सकते हैं, इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन होता है सेविंग बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट। हम सेविंग बैंक में एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स हो जाता है जिसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक हम अकाउंट जमा कराते हैं। उसके बाद जो अमाउंट होता है वो हमारा डायरेक्टली फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जाता है, क्योंकि वो अपने आप चला जाता है। तो उसको ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी कहते हैं। इन केस अगर हमें कभी पैसे की नीड है तो हम क्या करेंगे, पहली हमारी प्रेफरेंस होती है हम सेविंग अकाउंट से निकालें। लेकिन अगर हमारा पैसा ज्यादा है, हमें डिमांड ज्यादा, तो क्या करेंगे बैंक, अगर जो हम चेक डाल रहे हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट को ब्रेक करेगी, वहां से सारा पैसा निकालकर हमारे अकाउंट में दे देगी, हमारे पास आ जाए। क्योंकि अकाउंट अपने आप टूटता है तो इसको रिवर्स स्वीप फैसिलिटी भी कहा जाता है। रिवर्स स्वीप फैसिलिटी भी कहा जाता है, जब वो रिवर्स होके अपने आप स्वीप। क्लियर? ये तो था हमारा लेक्चर 1 जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, यानी कि परसों। अब हम पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा, यानी कि बैंकिंग सर्विस। बैंक्स का काम होता है हमारा बोरोइंग और लेंडिंग। बोरो भी कर सकते हैं और लेंड भी कर सकते हैं। इसी के अलावा बैंक हमें बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड, वो सर्विस होती है जिसमें से पहली है हमारी बैंक ड्राफ्ट होता है, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स ड्राफ्ट भी कहते हैं। ऑर्डर करने पर बैंक क्या करता है, अपनी बैंक या किसी और ब्रांच का कोई स्पेसिफिक अमाउंट पे हमें दे देता है उसी पर्सन। एक रिक्वेजिशन स्लिप भी हमें प्रोवाइड करी जाती है, जो हर कस्टमर उस रिक्वेजिशन स्लिप को फिल करता है फॉर द इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट को इशू करना। साथ ही इसकी पूरी गारंटी होती है, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है कि बैंक ड्राफ्ट हमारा डिसओन हो जाए या बेकार हो जाए, खराब। कस्टमर इज चार्ज फीस, और वो फीस वेरी करती है बैंक टू बैंक। किसी बैंक की फीस ज्यादा होती है और किसी बैंक की फीस कम। इट इज पेएबल ऑन डिमांड, ये सिर्फ डिमांड के ऊपर ही पे किया जाता है। विदाउट डिमांड हम इसको पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट होता है हमारा बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या करता है? बैंकर्स चेक होता है, ये भी ऑलमोस्ट डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो आउट ऑफ स्टेशन भी करा जाता है, लेकिन बैंकर्स चेक जिसको हम पे ऑर्डर भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टाउन में किया जाता है। इस पर हमारा क्या कहते हैं, जो कमीशन चार्ज होती है, बट वो बहुत कम होती है, रादर की देखा जाए तो वो बैंक ड्राफ्ट से भी कम। इसको भी हमारा कोई रिस्क नहीं होता डिसोन करने में, फुल गारंटी होती है इसकी रीपेमेंट। बैंक चेक जो होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बैंकर्स चेक जो होता है ये हमारा लोकल टाउन के लिए होता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो हमारा आउट स्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? I hope no one is having any doubt till here. In case anyone is having doubt, please feel free to write in the chat box. थर्ड होता है हमारा आरटीजीएस, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर आपने अपने घर में रोजमर्रा में सुना हो तो ये बहुत अच्छी चीज है।
यहाँ से हम सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम होता है फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, तो ये रियल टाइम पर या क्रॉस बेसिस पर ही किया जाता है। इट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई, जिसको पूरा का पूरा मेंटेन और ऑपरेट करता है आरबीआई, और हमें फास्टर ट्रांसफर करने में ये हेल्प। सेटलमेंट, ये कंटिन्यूस सेटलमेंट करता रहता है, जब भी हमें चाहिए होती है इंडिविजुअली की, पर्सन की, बहुत जल्दी चलती है, कर ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पर इसकी सेटलमेंट करी। मनी हमारे बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब जिसको हम दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट। बेनिफिशियरी अकाउंट के अकाउंट में ये पैसा चला जाता है, और अगर नहीं जाता, मतलब हमारे बैंक से कट जाता है और सामने वाले के अकाउंट में अगर नहीं जा रहा, तो विद इन 2 आवर्स वो पैसा वहां पे क्रेडिट कर। मिनिमम इसकी 2 लाख रुपए होती है, और मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम इसको कितना भी हम कर सकते। इसके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? अमाउंट टू बी रेमिटेड, जो अमाउंट हमने देना है वो, उसका अकाउंट नंबर जो हमारा है, पूरा हमारा अकाउंट नंबर वगैरह जाएगा, नेम ऑफ बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में जा रहा है उसका, जिसका नाम है उसका जाता है, उसका अकाउंट नंबर जाता है, और उसका 11 डिजिट का एक आईएफएससी कोड होता है, जो वो आईएफएससी कोड भी मेंशन करना हमें जरूरी, क्योंकि ये हमारा बताता है कौन सी ब्रांच में और कौन सा बैंक है, इसकी सारी डिटेल्स हमारी क्या होती है, आईएफएससी कोड, जो कि 11 डिजिट का हमारा कोड। टाइम इन्वॉल्व, इसमें हमारे 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे के अंदर हमारी ये ट्रांसफर करनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी हमें प्रोवाइड करी जाती है, जो कि आरबीआई की तरफ से ही। सर्विस चार्जेस, अगर हमारी 2 लाख से 5 लाख की ट्रांजैक्शन होती है तो हमारे 30 रुपीज लगते हैं, और अगर हमारी 5 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है तो हमारे 55 रुपीज इस पे चार्ज लगते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एनईएफटी, जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी कहते हैं। ये भी एक ऑनलाइन सिस्टम होता है पैसे को ट्रांसफर करने का, एक जगह से दूसरी जगह या एक बैंक से दूसरी जगह नेट बेसिस, ये नेट बेसिस पर किया जाता है। तो पहला होता है इसमें नेट सेटलमेंट बेसिस, ये नेट बेसिस पर किया जाता है, और ये आरटीजीएस से बहुत ज्यादा डिफरेंट। फुल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है, कंप्लीट डिटेल्स हैज टू बी मेड बिफोर ट्रांसफरिंग द अमाउंट, जो भी हमें नाम चाहिए, बेनिफिशियरी का चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारे डिटेल्स वहां पे फुल्ली मेंशन होनी चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, हम कितना भी इसमें ट्रांसफर कर सकते। टाइम इन्वॉल्व, या तो सेम डे हमारे फंड ट्रांसफर हो जाते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय नेक्स्ट डे ऑफ द वर्किंग आवर, वर्किंग आवर होना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट डे ऑफ द वर्किंग आवर हमारे ट्रांसफर कर दीजिए। टाइम इन सर्विस चार्जेस हमारे अप्लाई हुए तो बहुत मिनिमम अप्लाई होते हैं, वैसे इफ वी आर हैविंग अ रेगुलर ट्रांजैक्शंस विद द बैंक एंड वी आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद द बैंक, जरूरी नहीं है कि बैंक एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे। All India coverage, it is available for transfer in India electronically between more than 18,500 बैंक ब्रांचेस, 18,500 बैंक ब्रांचेस के दौरान हम इसको ट्रांसफर कर सकते। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड बनते ही हम फंड ट्रांसफर पे जाएंगे, वहां पे हम सारी डिटेल्स, यानी कि हम जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, हम किस रीजन से कर रहे हैं वो, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स हम वहां पे मेंशन करते हैं, अमाउंट लिखते हैं और ट्रांसफर पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा पैसा वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट, जो कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट हमारी बेसिकली प्रोवाइड करी जाती है, किसके लिए? ये फैसिलिटी होती है हमारी करंट अकाउंट होल्डर वाले बिजनेसमैन से। क्यों? क्योंकि अगर उनका काम रुकता है और उन्हें बैंक पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनका काम नहीं रुकना चाहिए। तो बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर के बिजनेसमैन को सेफ और स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, अपने अकाउंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम ये फैसिलिटी उन्हें अवेल करते हैं, जिससे उनका काम कहीं नहीं रुकना चाहिए, उनका काम परफेक्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फैसिलिटी हमारी हेल्प करती है हमारे कस्टमर्स को कि वो रुकने नहीं चाहिए और इजीली अपना काम कर सके। नेक्स्ट होती है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि एक लोन हमें प्रोवाइड करना, अगर हमें कभी लोन की जरूरत होती है तो हम लोन ले सकते हैं, जिसके लिए हमें करंट एसेट्स को वहां पे करना पड़ता है, वो करंट एसेट्स में हम शेयर्स, बॉन्ड्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्रेडिट लिमिट का अमाउंट जो होगा वो सैंक्शन होगा, सैंक्शन होने के बाद वो अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर, अकाउंट में ट्रांसफर करते ही हम उसको यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट यूज होएगा जब हम लगेगा जब हम उस अमाउंट को निकाल,
ये फैसिलिटी बेसिकली क्रेडिट हम कब लेते हैं, जब हमारे पास डे टू डे वर्किंग के लिए पैसों की जरूरत कम हो जाती है, जब हमारे पास पैसों की नीड कम हो जाती है और हमें पैसा चाहिए होता है डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, तो हमें इस फैसिलिटी को यूज करना। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग जो आजकल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिसके थ्रू हम घर बैठे 24/7 और 365 डेज विदाउट एनी हेल्प हम काम कर सकते। और आप सबको पता है आजकल डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटली हम ग्लोबल होने के लिए हमें सारे काम इजी करने चाहिए, जिसकी वजह से हम फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट। तो इसके हमारे क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स हम कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है बैंकिंग कार्ड्स, जहां पे हमारे कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स में हम इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जिसके लिए हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। हम कार्ड को स्वाइप करेंगे, मतलब आई मीन से एटीएम में डालेंगे, वी हैव टू यूज द 4 और द 6 डिजिट पिन कोड नंबर। हम पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालते ही विल एंटर द अमाउंट, हमें कितना अमाउंट चाहिए और हमारा अमाउंट आ जाए। नेक्स्ट होता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है जब जब हमारे पास पैसों की जरूरत होती है और हमारे पास पैसे नहीं होते, तो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज पहले से देता है। इसके थ्रू हम उधार पर परचेज कर सकते हैं गुड्स या कोई भी सर्विस कहीं से। इसको प्रोवाइड करने के लिए एक लिमिट बैंक हमारी हर कार्ड पर सेट करके देता है। विद इन दैट लिमिट ओनली वी हैव टू मेक आवर ट्रांजैक्शन। साथ ही हमें टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है कि विद इन दैट टाइम पीरियड हमें उसका अमाउंट बैंक को रिटर्न भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और हम टाइम पीरियड पे ले रहे हैं, तो सम इंटरेस्ट चार्जेस मे लिविंग ऑन दिस ट्रांजैक्शन। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस, जहां पे हम विदाउट हैविंग एनी मोबाइल डेटा सर्विस हम ये यूज कर सकते। इसके लिए हमारे पास मोबाइल होना जरूरी नहीं है, ना ही उसकी ऐप होनी जरूरी। मोस्टली ये हमारा किया जाता है जहाँ पे थोड़ा अनकल्चर टाइप का फॉर्मेट होता है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, जहाँ पे हम आधार कार्ड को लिंक कर लेते हैं और वहां से हम इजीली ट्रांसफर, पेमेंट्स और डिपॉजिट्स वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होता है, अपने मोबाइल नंबर को वहां पे रजिस्टर कराना जरूरी। यूपीआई पेमेंट, जो कि हम आजकल बहुत हर जगह देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि बहुत इजी और बहुत अच्छा मेथड है, जहां पे हम पैसा भेज भी सकते हैं और पैसा रिसीव भी कर सकते हैं थ्रू द यूपीआई बेस्ड ऐप। इस ऐप के थ्रू हम इजीली सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दूसरा, हमें यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना जरूरी है, साथ ही हमें अपना मोबाइल नंबर भी वहां पे रजिस्टर कराना कंपल्सरी। माइक्रो एटीएम, जो कि छोटा वर्जन होता है एटीएम का, जनरली ये रिमोट एरियाज में चलता है, जहां पे जीपीआरएस के साथ कनेक्ट होकर कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्वीप फैसिलिटी या थंब फैसिलिटी, थंब प्रिंट फैसिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट, मोबाइल मतलब फोन और वॉलेट्स मतलब जो हमारे फोन में ही पैसे, जैसे कि हम आजकल ऐप्स देख रहे हैं, फोन पे हो गया या पेटीएम्स हो गया, फ्री चार्ज हो गया, मोबीक्विक हो गया, जहां पे हमारे फोन में ही ऑलरेडी पैसा रहता है और हम उससे कोई भी तरीके की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम इन ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको यूज करने के लिए हमें गुड मोबाइल नेटवर्क होना जरूरी। हम पेमेंट्स कर सकते हैं, हम परचेजिंग कर सकते हैं, और अगर हम कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी, कोई बिल पेमेंट भी करना चाहें तो हम वो भी इजिली कर सकते। भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम ऐप। भीम ऐप भी हमारी ऑलमोस्ट उसी की तरह ही चलती है, यूपीआई की तरह ही, और इसमें हम सारी ट्रांजैक्शन वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू हम कर सकते हैं। देखा जाए तो इसका कोलैबोरेशन होता है यूपीआई के साथ, इसमें हमें बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और अपनी आगे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स, सेल्स करनी है 3 जगह हो सकता है, फिजिकल, मोबाइल और वर्चुअल। फिजिकल होता है जो कि हम किसी शॉप या किसी हम स्टोर में कर सकते हैं, और मोबाइल होता है जो हम अपने हाथ में टैबलेट या स्मार्टफोन्स पे कर सकते हैं। तीसरी होती है हमारी वर्चुअल। वर्चुअल होती है जो हम वेब बेस्ड पेमेंट्स करनी हो तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, जो आजकल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, जहां पे हम डायरेक्टली बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू, तो इट मींस कि हमें गुड वाईफाई या मोबाइल डेटा होना इसके लिए बहुत जरूरी। प्लस हमारा एक्टिव बैंक अकाउंट वहां पे लिस्टेड होना चाहिए विद मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, और हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पिन वहां पे होने चाहिए, जिसके थ्रू हम इजीली पेमेंट्स कर सकते। उसको लॉग इन करने के लिए हमारा एक पासवर्ड होता है, उसको पासवर्ड खोल के हम आगे ट्रांजैक्शन कर सकते।
वो पासवर्ड हमारा सिक्योर्ड होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए, ताकि हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। इसको हम ऑनलाइन बैंकिंग या वेब बैंकिंग भी कहते हैं। लास्ट होता है मोबाइल बैंकिंग, जो हम अपने मोबाइल फोन के थ्रू करते हैं। तो हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर करना चाहे वो कर सकते हैं, किसी को पेमेंट देनी हो, किसी को कुछ पेमेंट करनी हो, हम वो सारे काम भी इजिली कर सकते हैं। बेनिफिट्स जो हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, हमारी फेयर डीलिंग्स होती है, हम प्रॉपर स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं 24 आवर्स 365 डेज, हम कभी भी यूज कर रहे हैं, हम किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, हमें बैंक नहीं जाना पड़ता, हम अपनी टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से कर सकते हैं, हम पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ कर सकते हैं, और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। द ओनली रिस्क हियर इज कि हमें जो नंबर वहां पे सेट करना होता है, डालना होता है, वो हमें देख के डालना। इसी के साथ ही बैंक को भी करता है, बैंक का भी लोड कम हो जाता है, वहां भीड़ भड़का कम हो जाता है। साथ ही उनका जो ब्रांचेस का होता है, हमें दर ब्रांचेस में जाना पड़ता है, तो कहीं पर भी जाके हम अपने घर पे कर सकते। ठीक है, तो ये तो था हमारा कल तक का जो हमने 1 और 2 लेक्चर्स में अभी तक कंप्लीट। होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट, और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू शेयर योर डाउट। आई विल श्योरली रिवर्ट टू योर मैसेजेस। अब हम पढ़ते हैं इंश्योरेंस। बच्चों, इंश्योरेंस आपको खुद भी समझ आ रहा है क्या चीज। हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी रिस्क के ऊपर बेस्ड। हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। अगर हम अपनी रीसेंट न्यूज की बात करें, आप सबने देखा होगा कि कल हमारे देश में क्या हुआ, यू कैन से देश में क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि कल सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बिग बॉस का विनर रह चुका है 13 का, और ही वॉज अ वेरी नोन पर्सनैलिटी, बहुत सारी फिल्म्स में आया है, टीवी सीरियल्स में आया, उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो इट मीन्स कि ये एक ऐसी बात है कि हमारे लाइफ का कुछ नहीं, हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट इनप्रेडिक्टेबल। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए, हमें एक इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। वो इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपने लॉसेस को थोड़ा बहुत रिकवर कर सकें। तो पार्टी जो हमारे लॉसेस को कवर करती है वो कहलाती है इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा, हम जिस प्रॉपर्टी या जिस पर्सन के थ्रू के लिए लेते हैं वो होता है इंश्योर्ड, क्योंकि उसका इंश्योर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले। और जो एग्रीमेंट जो कि इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है, जो कि कंपनी और वो प्रॉपर्टी के बीच में होता है, या कंपनी या वो उस सब्जेक्ट के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू ही हम सारा काम करते हैं। हर महीने या क्वार्टरली या मंथली या ईयरली, हमारा डिपेंड करेगा हम कौन सी लेने चाहते हैं। हम एक अमाउंट, कंसिडरेबल अमाउंट हमारा सेट होएगा, वो हम पे करेंगे, उस अमाउंट को हम प्रीमियम बोलते हैं। अगर हमारी सही चल रहा है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें वो अमाउंट पूरा का पूरा प्रोवाइड करते हैं। और इन केस उससे पहले ही अगर हमें कुछ हो जाता है या हमारी प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है, तो उसका अमाउंट थोड़ा डिडक्ट करके हमें प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं इंश्योरेंस के। सबसे पहला होता है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। ऑल्दो हमारी बिजनेस में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है, हमें नहीं पता होता कब क्या हो जाए, कब कैसे हो जाए, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस की फैसिलिटी लेके हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपना सिक्योरमेंट कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत आने वाली चीजों को सिक्योर कर चल सकते। प्रोटेक्शन, हम थोड़े प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, हम अपने रिस्क को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो रिस्क एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं कब आए, कब बता के आए, कभी कुछ नहीं, कभी भी कहीं से भी उठकर आ सकती है। थेफ्ट, फायर, नेचुरल कैलामिटी, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कहीं ना कहीं जरूरत। नेक्स्ट होता है रिस्क शेयर। हमारा रिस्क थोड़ा सा शेयर हो जाता है। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी हमारा रिस्क थोड़ा सा शेयर, ऑल्दो वो भी हमारा पूरा रिस्क शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क हमारा शेयर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ह्यूज लॉस होने की बजाय थोड़ा सा लॉस हमारा कम हो जाता है। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम हर मंथ अपना प्रीमियम पे करेंगे, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को कैपिटल फॉर्मेशन प्रोवाइड करने, जिसके थ्रू वो नई नई स्कीम्स निकालते हैं जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहती है, और कहीं ना कहीं उस पर इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं।
So these are the certain functions which are provided if we'll take insurance. या insurance company हमें क्या क्या certain functions provide. इसी के साथ हमारे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस भी होते हैं. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख लें तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है. अगर आप लिख लेंगे इन अ वेरी इजी लैंग्वेज तो आप अच्छे से याद भी कर. तो पहला होता है अटमोस्ट गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब होता है एक अच्छी भावना. आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट. इन केस अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लिखते जाइएगा, मैं बीच बीच में देख के रिप्लाई करती हूँ. तो पहला होता है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ. ये कहते हैं अच्छी भावना को हमें हमेशा ऊपर रखना चाहिए, अच्छा ही हमें सोचना चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस लेने वाले को एक दूसरे को हमेशा सच मतलब ट्रू फैक्ट्स बताकर चलने चाहिए. उन्हें गुड फेथ में एग्रीमेंट बनाना चाहिए. अगर जो इंश्योरेंस पार्टी होती है उसको सारे पॉइंट, सारी ड्यूटी सब कुछ क्लियर करके चलना चाहिए. और जो इंश्योरेंस ले रहा होता है यानी कि जो इंश्योर्ड होता है उसको कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए. अगर वो कोई बात छुपाता है और कल को वो बात पता लगती है तो इट माइट नॉट लुक गुड. इंश्योरेंस को भी इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर चलनी चाहिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताकर चलनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये डील करते हैं तो इट्स नॉट अ डील ऑफ अ स्मॉल टाइम. कोई छोटे टाइम की डील नहीं होती है, ये बहुत बड़े टाइम की डील होती है, लॉन्ग टाइम डील होती है. तो इसलिए हमें यहाँ पे हमेशा सच बोलकर चलना चाहिए. मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लिख लें, सपोज राम है, राम ने एक इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, उसने अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस, उसको हैबिट होती है स्मोकिंग करनी. इंश्योरेंस लेते हुए वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बता. फिर क्या होता है, उसकी लंग्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और अपना क्लेम के लिए रिक्वेस्ट करता है. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी. कंपनी उसको क्लेम प्रोवाइड इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इंश्योरेंस लेते टाइम उसने उनको ये नहीं बताया था कि उसको स्मोकिंग की हैबिट है, उसको हैबिट है स्मोक करने की, जिसकी वजह से उसको कल को ये प्रॉब्लम हो सकती. अगर वो ये बात पहले बता देता तो उस हिसाब से उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता, क्योंकि उसने नहीं बताया तो उसको वो चीज क्लेम में कवर नहीं. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, नेक्स्ट होता है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योर्ड के पास सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस इंटरेस्ट होना जरूरी. जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस इंटरेस्ट होना जरूरी. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हमारे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में स्पाउस और डिपेंडेंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाए. स्पाउस होएगा तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा. लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेशन फील्ड में जॉब कर रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रहा है, तो इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉर्पोरेशन फील्ड यानी कि कॉर्पोरेट फील्ड ही माना जाए. इन केस ऑफ लाइफ और मेराइन इंश्योरेंस, इंश्योर्ड को दोनों टाइम ओनर होना जरूरी, दोनों टाइम इसको ओनर होना जरूरी. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए भी और एक्सीडेंट के वक्त होते हुए, दोनों टाइम उसको वहां पे मौजूद होना जरूरी. कहाँ पे? लाइफ इंश्योरेंस में और मेराइन इंश्योरेंस. हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं जो हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इन टुमारोज क्लास. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जनरल इंश्योरेंस पढ़ेंगे. उसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस हमारा सारा कवर. तो प्लीज कल की क्लास में आना बिल्कुल भी मत. And tomorrow we'll surely end up this chapter. ठीक है? थर्ड होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस. इंश्योर्ड कभी भी इंश्योरेंस का फायदा उठाने की कोशिश ना करे, वो कभी भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट उठाने की कोशिश ना करे. जो एक्चुअली में उसको लॉस हुआ है उसको सिर्फ उसी लॉस की ही भरपाई करी जाएगी, उसके अलावा उसको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कंपनी की तरफ से. एग्जाम्पल,
एक घर है, उसमें आग लग गई है, उसने 1.5 लाख का वहां पे कवर लिया हुआ, 1.5 लाख की उसने उस घर के फायर की इंश्योरेंस पॉलिसी ली। लेकिन जब उसको आग लग जाती है तो उस आग में उसको सिर्फ 1 लाख रुपए का ही नुकसान, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसको सिर्फ 1 लाख रुपीज ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो सोचे कि मैंने 1.5 लाख की पॉलिसी ली हुई थी तो मुझे 1.5 लाख का मिलना चाहिए, तो वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, जितना हमें लॉस हुआ है, हमें लॉस कितने का हुआ, हमें लॉस 1 लाख का हुआ है, तो हमें 1 लाख रुपया ही क्लेम करा जाएगा, हमें इससे ज्यादा क्लेम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप प्लीज इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अटमोस्ट फेथ होता है जो हम किसी अच्छी भावना से करते हैं, जहां पे इंश्योरेंस लेने वाला और इंश्योरेंस कंपनी को आपस में कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। इंश्योर्ड पर्सन जो हमारा सेकंड वाला था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला, जो कहता है कि हमारे दोनों टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे और साइन करने के टाइम पे भी मौजूद होना वहां पे जरूरी है। और थर्ड होता है इंडेमनिटी, जो कहता है जितना हमें लॉस होता है हमें उतने लॉस का ही पैसा प्रोवाइड। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज हमारा कहता है जो हमारा नियरेस्ट लॉस, लिख लो बच्चों वहां पे, जो हमारा नियरेस्ट लॉस होता है हमारा सिर्फ वही लॉस ही कवर किया जाए। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, तो उसमें से जो एक ही क्लॉज को हम कंसिडर करेंगे और उस क्लॉज के बिहाफ पे इसका कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। अगर हम कहें कि हमारे एक्सीडेंट के जितने क्लॉजेस हैं उन सबके ऊपर फोकस किया जाए, तो नहीं, जो सबसे नियरेस्ट क्लॉज है, जो सबसे पास वाला क्लॉज होता है, जिसका एक्चुअली हमारा लगता है इसी क्लॉज की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसको ही हम कंसिडर करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार है, कार का एक्सीडेंट हो गया, सो द टू कंडीशंस कैन बी, या तो एक्सीडेंट हुआ है ब्रेक फेल की वजह से, कि ब्रेक फेल हो गई थी तो उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ, या दूसरा रीजन हो सकता है एक्सीडेंट हुआ है, मे बी द ड्राइवर वाज ड्रंक एट दैट टाइम, ड्राइवर ड्रंक था जिसकी वजह से हमारा लॉस हो। तो दो रीजंस कौन से हो गए, या तो लॉस हुआ ड्राइवर की ड्रिंक करने की वजह से, या तो लॉस हुआ हमारा कार फेल होने की वजह से। तो हमने माना कि नियरेस्ट रीजन हमारा था कि कार की ब्रेक्स फेल होने की वजह से लॉस हुआ है, तो सिर्फ उसी पॉइंट को ही कंसिडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पर ही हमारे सारे पॉलिसी के पैसा हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट पे हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर? एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार सारा रिवाइज कर लीजिए फिर आगे चलिए। जल्दी देखिए, मैं देखूं किसी को कोई डाउट तो नहीं है। सबको क्लियर है? इन केस अगर कोई भी डाउट हो, बाद में भी अगर आप ये वीडियो देखें आपको डाउट होता है, तो प्लीज फील फ्री टू राइट योर डाउट्स, आई विल श्योरली रिवर्ट टू योर डाउट्स। चले आगे। नेक्स्ट होता है हमारा सब्रोगेशन। सब्रोगेशन कहता है अगर इंश्योर्ड किसी चीज के लॉस पे मनी क्लेम कर लेता है, अगर इंश्योर्ड किसी चीज के लॉस पर मनी क्लेम कर लेता है, तो इंश्योरर द्वारा उस वस्तु का पूरा अधिकार हो जाए। का एग्जाम्पल देती हूँ किस तरीके से उसको पूरा अधिकार मिल जाए। राम है, एक पर्सन है राम, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसने उसकी पूरी कार में डैमेज हो जाती है, उसकी कार डैमेज होने की वजह से वो क्लेम मांगता है, तो उसने जितने की अपनी पॉलिसी ली होती है उस पॉलिसी के अगेंस्ट उसका जो क्लेम होता है उसको सारा क्लेम मिल जाए। मिल गया? क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। तो अब तक हमने क्या देखा, जो उसको लॉस हुआ था उस लॉस के अगेंस्ट उसको क्लेम मिल जाए, लेकिन अगर वो कुछ एक्स्ट्रा क्लेम पाने की कोशिश करे तो वो नहीं मिलेगा। जैसे अगर राम फिर दोबारा लॉस लेने के बाद अपनी डैमेज कार को अगर वो चाहे तो कि वो स्क्रैप में बेचे, तो वो लीगली चीज गलत, वो दोनों जगह से फायदा नहीं उठा सकता।
वो दोनों जगह से फायदा नहीं उठा सकता। अगर उसने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया है तो वो अपने स्क्रैप में बेचकर लीगली उस चीज का अगेंस्ट जा रहा है, तो वो ये काम नहीं कर सकता। अगर उसने एक क्लेम ले लिया है तो वो दूसरा क्लेम नहीं ले सकता। नेक्स्ट होता है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूट करना। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान एक चीज के लिए एक या एक से ज्यादा बार पॉलिसी करा लेता है। अगर कोई पर्सन है, उसने एक सपोज एक प्रॉपर्टी है या कोई एक कार है या किसी चीज की पॉलिसी करा ली, कंपनी ए से भी करा ली, कंपनी बी से भी करा ली, किस रीजन से? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो एक ही क्लेम ले सकता है, वो डबल क्लेम्स नहीं ले सकता। ठीक है? कैसे? एक सपोज राम है, राम को ही हम ले लेते हैं क्योंकि हम शुरू से राम को ही लेते जाते हैं। एक राम है, उसने 5 लाख की पॉलिसी उसकी 5 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, उसने कंपनी ए से 3 लाख की पॉलिसी करवाई हुई है, कंपनी बी से उसने 2 लाख की पॉलिसी करवाई। कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको प्रॉपर्टी में 3 लाख का लॉस हो जाता है। कंपनी ए उसको कवर कर रही है, कंपनी ए उसको पूरा क्लेम करके दे रही, कंपनी बी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर रही क्योंकि वो नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी ए कर रही है। लेकिन कंपनी ए कंपनी बी को ये कह सकती है कि तुझसे भी लिया हुआ है तो हम दोनों उस लॉस के प्रोपोर्शनेट रहें। अगर कोई भी इंसान अपना फायदा कमाने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज का दोनों कंपनी से या 2 अलग-अलग या 3 अलग-अलग कंपनीज के साथ अपने आप को इंश्योर करा लेता है उस प्रॉपर्टी के लिए, तो वो सिर्फ एक से ही क्लेम ले सकता है, वो हर किसी से क्लेम नहीं ले सकता। एग्जाम्पल, उसकी 5 लाख की प्रॉपर्टी होती है जिसको वो कंपनी ए से 3 लाख का क्लेम ले लेता है और कंपनी बी से 2 लाख का क्लेम। उस प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हो जाता है, उस डैमेज के लिए अगर वो कंपनी ए से अपना क्लेम ले रहा है तो वो कंपनी बी उसको उस चीज के लिए कॉम्पनसेट नहीं करे, बल्कि कंपनी ए उसको कह सकती है क्योंकि इसने तेरे से भी लिया हुआ है, इसने मेरे से भी लिया हुआ, तो हम दोनों प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करें। मैं अकेले इसको कॉम्पनसेशन क्यों प्रोवाइड करूं जबकि तेरे से भी तो इसने लिया हुआ। तो यहाँ आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन, जहां पे कंट्रीब्यूट कर कर हम आपस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उसको पैसे दें। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन कहता है ये हमारा कि हमें रीजनेबल स्टेप शुड बी टेकन टू मिनिमाइज द लॉस। हमें बहुत इजी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर कर चल। एग्जाम्पल वही राम जो है, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छा वर्ड आता है राम, और हमें लगता है हम अच्छा नाम भी बोल दे, अच्छा एग्जाम्पल भी दे दे, हमारे सारे पॉइंट्स इकट्ठे ही कवर कर ले। राम है, उसने अपना घर का इंश्योरेंस करवा रखा है, हाउस इंश्योरेंस लिया हुआ है। किचन में उसके काम हो रहा होता है, सिलेंडर होता है, सबको पता है किचन है, काम है तो सिलेंडर हो गई, तभी तो खाना बनेगा। तो क्या होता है जी, वो आग लग जाती है, वो फट जाता है, सिलेंडर फट जाता है और आग लग जाती है। अब आग लग जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो ये सोचे कि चलो मेरे पास तो इंश्योरेंस है और वो बैठा रहे, इससे बजाय उसको क्या करना चाहिए? उसको फायर ब्रिगेड को फटाफट फोन करना चाहिए और अपने लॉस को रीजनेबल लॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर वो फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करेगा तो जो उसका लॉस हो रहा है वो लॉस तो उसका होता ही जाएगा ना। जब कोई आग बुझाने वाला नहीं होगा तो आग तो बढ़ती जाएगी। अगर वो फायर ब्रिगेड को उस पर्टिकुलर टाइम पे बुला लेता है और फायर ब्रिगेड आकर अपने उस लॉस को कवर करने की कोशिश कर लेती है, उसके लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर लेती है, तो शायद उसका लॉस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिनिमाइज। तो हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर इंश्योरेंस है तो हमारा लॉस हो रहा है तो होता है, नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते। मैं एक बार आपको फिर से सारे बता देती हूँ। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ, जहां पे हम अच्छी भावना के साथ करते हैं, जहां पे हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हम सबको बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स बता के चलते। जैसे कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को भी सच बोला और इंश्योरेंस कंपनी भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें सच सच बताकर चलती। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे राम है, उसको स्मोकिंग की हैबिट होती है, तो स्मोकिंग की हैबिट की वजह से उसे क्या हो जाता है, उसकी लंग्स डैमेज हो जाती है।
फिर अगर वो क्लेम करने जाता है क्योंकि उसकी लंग्स डैमेज हुई है उसकी अपनी हैबिट की वजह से, तो उसको कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है कि इंश्योर्ड के पास सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस किसी इंसान की लाइफ में स्पाउस और उसका डिपेंडेंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। उसकी स्पाउस, किसी की लाइफ इंश्योरेंस में स्पाउस उसका माना जाएगा, और अगर वो कॉर्पोरेशन में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। थर्ड होता है हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या कहता है, इंश्योर्ड कभी भी इंश्योरेंस कंपनी का फायदा नहीं, उसको जितना लॉस हुआ है उसको उतने ही लॉस की भरपाई प्रोवाइड करेगी। एग्जाम्पल, उससे इंश्योरेंस लिया हुआ 1.5 लाख का, उसके घर में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से उसको 1 लाख का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका 1 लाख रुपया ही कवर करेगी, 1.5 लाख कवर नहीं करेगी। अगर वो ये सोचे कि मैंने 1.5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो 1.5 लाख उसका कवर नहीं होगा, उसका 1 लाख रुपया ही कवर होगा, क्योंकि उसको लॉस सिर्फ 1 लाख का ही। अप्रॉक्सीमेट कॉज कहते हैं कि हम नियरेस्ट कॉज को ही एक्चुअल कॉज मानते हैं। नियरेस्ट कॉज मतलब अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के 2 या 2 से 4 रीजन है, एक से ज्यादा रीजन है, 2 है, 2 से 4 है, जितने भी रीजन जो एक्चुअली भी नियरेस्ट रीजन होगा हमारे लॉस का, उसी रीजन को ही हम कंसिडर करके लॉस के ऊपर डिसाइड। एग्जाम्पल, एक राम होता है, गाड़ी चला रहा होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के 2 कॉजेस होते हैं, इधर द ड्राइवर वाज ड्रंक और द कार्स ऑफ द ब्रेक ऑफ द कार्स फेल। तो हम नियरेस्ट रीजन मानते हैं कि कार की ब्रेक्स ही फेल हुई थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट। नेक्स्ट होता है हमारा सब्रोगेशन। सब्रोगेशन कहता है कि सब्रोगेशन हमारा कहता है अगर इंश्योर्ड कभी किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा मनी क्लेम कर रहा है तो उसको इंश्योरेंस द्वारा वस्तु पर पूरा अधिकार हो जाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो हम उसके मल्टीपल फायदे नहीं उठा सकते। एग्जाम्पल था हमारा, अगर हमारी कार है, कार का एक्सीडेंट हो गया है, अगर कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई है और अगर हम उसको पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर कर रहे हैं तो हम इतना ही कर सकते हैं। अगर हम उसको इनडायरेक्टली और एक्स्ट्रा अपना फायदा कमाने के लिए करते हैं, जैसे कि अगर हम उसको स्क्रैप में बेचकर काम करना चाहें, उससे पैसा कमाना चाहें, तो लीगली उस चीज को गलत माना जाए। नेक्स्ट होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, जो हम कंट्रीब्यूट कर करते हैं। ये कहता है अगर हमने 1 या 2 से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस ली हुई है तो वो कंट्रीब्यूट कर कर ही करे। एग्जाम्पल, राम की एक प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपीज की, उसने कंपनी ए से इंश्योरेंस लिया हुआ, कंपनी बी से भी इंश्योरेंस, उसे 3 लाख का लॉस हो जाता है। अगर कंपनी ए पे कर रही है और कंपनी बी मना कर रही है तो कंपनी ए कैन क्लेम टू कंपनी बी कि अगर हम दोनों से लिया हुआ है तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, जी हाँ, हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इकट्ठे लॉसेस रिकवर करें। लास्ट होता है हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन कहता है रीजनेबल स्टेप्स शुड बी फॉलोड ताकि हम अपने डैमेज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस। एग्जाम्पल, अगर घर में सिलेंडर के थ्रू आग लग जाती है, किचन में काम हो रहा है, सिलेंडर फट जाता है, आग लग जाती है, अब आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए हमें फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए, रादर देन कि अगर हम बैठे रहें और बैठकर ये सोचे कि हमने तो इंश्योरेंस ली हुई है तो चलो कोई बात नहीं, लग गई। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपना क्लेम मिनिमम करना चाहिए। क्लियर? प्लीज इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स प्लीज रिवर्ट टू मी। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमारे 2 तरीके के कैटेगराइज में होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में हमारे कवर होते हैं फायर, मेरिन, हेल्थ या अदर। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो किसी की लाइफ के ऊपर होता है, हम अपनी जिंदगी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारी लाइफ के ऊपर जो जो इंश्योरेंस हमारे कवर होते हैं। हर इंसान को अपनी रिस्क का नहीं पता, जैसे कि आपको भी मैंने एग्जाम्पल दिया सुभाष शुक्ला वाला, हम लोगों को नहीं पता था, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब हम कल सुबह उठेंगे विल गेट टू नो द सैडेस्ट न्यूज कि ऐसा भी हमें पता। तो हमें नहीं पता हमारी कब डेथ हो जाए, हम कब ओल्ड हो रहे हैं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं।
तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, हमें एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए, हमें पॉलिसीज ले लेनी चाहिए, ताकि इन केस हमें अगर कुछ हो भी जाता है तो आर फैमिली आर चिल्ड्रन शुड बी देयर, जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट रहे, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो हमारी क्या क्या टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे पहले होती है हमारी होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी होती है जिसमें हम 20 या 30 साल तक के लिए पूरा हम प्रीमियम पे करते हैं, और एट द एंड ऑफ या तो उस मेच्योरिटी टाइम पे या हमारी डेथ तक कंटिन्यू हो सकता है, और उसके बाद हमें उसका पूरा पैसा इकट्ठा लंप सम अमाउंट प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा एंडोनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, अगर हमारी किसी स्पेसिफिक एज पर डेथ हो जाती है तो उसमें हमने एक नॉमिनी बनाया होता है जिसको हम लीगल हेयर भी कहते हैं। तो हमारी डेथ के बाद हमारा जितना पैसा है वो सारा पैसा हमारे उस लीगल हेयर को या हमारे उस नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो नॉर्मली एक हस्बैंड वाइफ या कोई पार्टनर्स आपस में करवाते हैं, जिसके लिए वो मिलकर या जॉइंटली या अलग अलग तरीके से अपना प्रीमियम पे करते हैं। और इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट पर्सन होता है जॉइंट में, उसको वो ऑटोमेटिकली पैसा प्रोवाइड कर। नेक्स्ट होता है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, हमें मंथली या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे करनी होती है एक सर्टेन एज के लिए। एक सर्टेन एज तक हम इसको पे करते रहेंगे, और उसके बाद हमारा पूरा प्रीमियम जो है इंस्टॉलमेंट्स में, आपको पता है एक सर्टेन पीरियड के लिए जाता है, उसके बाद हमें एक रेगुलर इनकम एज के बाद आनी प्रोवाइड। यू कैन ऑल्सो से इट्स टाइप ऑफ रिटायरमेंट पॉलिसी। जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ पैसा बाद में मिलता है। एट द टाइम व्हेन वी आर वर्किंग, तो हम यहाँ पे अपने मंथली या ईयरली क्वार्टरली जैसे भी हम पेमेंट करना चाहें हम यहाँ पे करते रहे, और एक एज के बाद वहीं से हमें ड्रॉबैक्स आने शुरू हो जाए। चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी जो हम अपने बच्चों के लिए करवाते हैं, अपने बच्चों की शादियों के लिए या अपने बच्चों की एजुकेशन। इसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर एज तक अपनी बच्चे की उसमें पैसा डिपॉजिट कराते रहेंगे, और एक टाइम के बाद जो भी हमने मेच्योरिटी पीरियड लिया होगा उस मेच्योरिटी पीरियड तक हमें वो पैसा वापस मिल जाए। ठीक है, इन केस अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है या उस पर्सन की, सॉरी, उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, बच्चे की नहीं सॉरी, उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो वहां पर मेच्योरिटी होके पैसा मिल जाए। ठीक है, और उसको आगे प्रीमियम भी पे नहीं करो। एनी डाउट टिल हियर? Bugs Bounty, a very special and very important feature organized by Unacademy. If you find anything inappropriate or any inappropriate thing while watching the video, please be the first one to report for the same. For reporting, you can go to the description below. A form will be provided to you. You can easily fill that form. After filling the form, आप जब form fill कर लेंगे, if you are correct and you are the first one to report for the same, you will be eligible to pay the prize. आप prize भी जीत सकते। अनअकैडमी में हम कभी भी और कितने भी डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट पूछने के लिए हमें कभी भी टाइम देखने की कोई जरूरत नहीं। डाउट के सॉल्यूशन हम हाई क्वालिटी वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते। ऑल्सो इफ वांट एनी असिस्टेंस इन आवर होमवर्क, जो कि हम अपनी टीचर से या हम अपने किसी से भी अपने क्लास टीचर या फ्रेंड से पूछने में हेजिटेट करते हैं, तो यहाँ पर हम उन सब चीजों से भी दूर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो हम वो अपनी प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते। All those who have not yet installed the app of Unacademy, please do it fast for installation. You can, if you are Android user, you can easily go to Google Play or Play Store for downloading the same. Or if you are an Apple user, you can go to App Store for downloading the same. After downloading the video, after downloading the app, you can click to ask a doubt option. Ask a doubt पे क्लिक करते ही वो आपसे क्वेश्चन मांगेगा। इफ द क्वेश्चन इज सेव्ड इन योर गैलरी, आप वहां से सिलेक्ट कीजिए। नहीं, अगर वो क्वेश्चन आपके फोन में नहीं है तो आप क्लिक भी कर सकते। क्लिक करने के बाद आप फोटो पिक्चर को सिलेक्ट करिए जिसमें आपको डाउट है। ड्रॉप द पॉइंट इन विच यू आर हैविंग अ डाउट। सब्जेक्ट चूज करिए जिसमें आपको डाउट है। द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ योर। You are only 5 steps away and the 6th one will be the solution to your
अनअकैडमी में हम कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और हमें कभी भी हेसिटेट करने की जरूरत नहीं। हर इतवार यानी कि परसों भी आपके लिए अनअकैडमी में कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां पर सिर्फ क्लासेस सीबीएसई की 11th और 12th पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अगर आपके सारे क्वेश्चंस ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट लाइव होगा और एंड्रॉइड, अगर आपके सारे क्वेश्चंस ठीक है, यू आर एलिजिबल टू विन अ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। जी हाँ, आप 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतवार दोपहर को 1 बजे होता है। All those who have not yet enrolled for it, please don't get disappointed. Day after tomorrow is only Sunday. You can easily go and apply for the same. After downloading the app, go for the subscription purchase, which I told you in the beginning of the class. Also, don't forget to use your own code, that is BREJA10, to get a discount of flat 10%. Tomorrow, that is the fourth lecture of our class, will be ending with a chapter. So don't forget to come tomorrow, ताकि पुराना भी ब्रश अप हो जाए और नया जो थोड़ा सा पार्ट बचा वो भी हम क्लियर कर। Also don't forget to like, share and subscribe the video. इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स टाइम से पहले मिल। Take care, good night, take care of yourself, don't go out, be at home, be safe. We'll meet you soon, we'll meet you tomorrow. Stay tuned with me. Thank you so much, bye, have a good day.